हेलो बच्चों। तो आज अपना चैप्टर है थर्ड चैप्टर। फर्स्ट जो बुक है अपनी समकालीन विश्व राजनीति, इसका अपन थर्ड अध्याय कर रहे हैं। थर्ड अध्याय है समकालीन दक्षिण एशिया। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हमने इसमें देख लिया कल वाले जो पिछला जो वीडियो था उसमें। इसमें हम पढ़ चुके हैं क्या है दक्षिण एशिया। हमने दक्षिण एशिया के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है और हमने इसे मैप में देख लिया था दक्षिण एशियाई राष्ट्र कौन कौन से हैं। और इसके बाद में दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में हम कंप्लीट देख चुके हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का अनुभव। तो यहाँ से आगे अपन आज इसमें पढ़ेंगे। तो जहाँ तक हम बात करते हैं दक्षिण एशिया के विभिन्न जो राष्ट्र हैं, 8 राष्ट्र हैं, इनमें जो लोकतंत्र का अनुभव कैसा कैसा है। तो दक्षिण एशिया के कुछ देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। आपने देखा होगा जैसे भारत है, श्रीलंका है। जब से ये आज़ाद हुए हैं इन राष्ट्रों में शुरू से लेकर के आज तक बिल्कुल सफलतापूर्वक जो है ये लोकतंत्र संचालित हो रहा है और सरकारें भी बदलती रही है बिल्कुल शांतिपूर्वक रूप से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से बिल्कुल लोकतंत्र सफलतापूर्वक चल रहा है। लेकिन कुछ राष्ट्रों में बिल्कुल भी लोकतंत्र नहीं चल पाया है। जैसे बात करें फिलहाल अफगानिस्तान में है, उसी तरीके से हम पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है ना, यहाँ पे इस तरीके की स्थिति नहीं है। दक्षिण एशिया के लोग प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इसके बाद अब देखो अपन आगे बढ़ेंगे कि दक्षिण एशिया में शामिल देशों की समस्याएं क्या क्या हैं। विभिन्न जो राष्ट्र हैं इनके कुछ आपसी मुद्दे भी हैं, कुछ घरेलू मुद्दे भी हैं, कुछ और भी इनकी समस्याएं हैं। तो वो सारी समस्याएं क्या क्या है ये अपन यहाँ पे देखेंगे। तो बात करते हैं कि इनकी जो समस्या है उसमें पहला तो रहेगा कि ये संघर्षों वाला क्षेत्र है। दक्षिण एशिया जो है इनके कई ऐसे मुद्दे हैं जो आपसी परेशानियां पैदा करते हैं। जैसे सीमा विवाद हो गया, आतंकवाद का मुद्दा हो गया, शरणार्थियों की समस्या हो गई। तो इस प्रकार की जो है वो समस्या है। ठीक है, तो एक तो क्या है कि पूरा क्षेत्र जो है वो संघर्षों वाला क्षेत्र है। दूसरा है सीमा विवाद, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद है। जैसे सरक्रिक का मुद्दा है पाकिस्तान और भारत के राज्य गुजरात के बीच में जो एक पट्टी है पूरी 96 किलोमीटर की, तो ये विवाद है। जम्मू कश्मीर की बाउंड्री लाइन जो है जहाँ पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अभी भी पाकिस्तान के पास है, भारत का कश्मीर है ना, तो ये सीमा विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में भी। इसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है जल नदी विवाद। ये सारे विवाद अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, ये सारी समस्या है, इनको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नदी विवाद की जहाँ तक बात करें तो जैसे सिंधु नदी जल समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है वो नदी समझौता हो रखा है ना, फरक्का जल संधि। तो इस प्रकार के ये विवाद रहे हैं। उसके बाद विद्रोह और संघर्ष, फिर है जातीय संघर्ष, जैसे श्रीलंका में जातीय संघर्ष रहा है, और उसके बाद संवेदनशील इलाका। तो इस प्रकार के जो है वो मुद्दे इन देशों के बीच में समस्याएं पैदा करते हैं, परेशानियां जो है वो पैदा करते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बात करी कि यहाँ पर जो इसके जो विभिन्न जो राष्ट्र हैं उनको हमें एक एक करके पढ़ना है। दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में सबसे पहले अपन पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में सैनिक शासन और लोकतंत्र की बात करेंगे, और फिर भारत के पाकिस्तान से रिश्तों की बात भी करेंगे। विवाद के कई विषय हैं उनको भी देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या समझौते हो रखे हैं वो भी अपन देखेंगे, और इस प्रकार की सारी चीज़ें अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बात करते हैं पाकिस्तान में आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक। तो 1947 में जब भारत से आज़ाद होकर के, भारत से अलग होकर के पाकिस्तान का जब निर्माण होता है, जब भारत आज़ाद होता है उस समय, तो तब से लेकर के पाकिस्तान में अधिकतर सैनिक शासन ही रहा है। ज़्यादातर वहाँ पे सैनिक शासन रहा है, प्रजातंत्र बहुत कम समय रहा है। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। आज भी क्या होता है कि अगर मान लीजिए वर्तमान में भी वहाँ पे विवाद चल रहा है, और अगर सेना के अनुसार, फौज के अनुसार अगर वहाँ पे शासन संचालित नहीं हो रहा है, तो जो प्रधानमंत्री होता है उसको अपदस्थ कर दिया जाता है, और सेना या तो अपने हिसाब से अपने मनपसंद प्रधानमंत्री नियुक्त करेगी या फिर खुद ही कब्जा कर लेती है वहाँ शासन पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेना का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है वहाँ की शासन व्यवस्था पर। उसके बाद में ये है कि यही कारण है कि यहाँ बार बार सैन्य शासन ने लोकतंत्र को कुचलता रहा है।
सर्वप्रथम देश की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथ में ली थी। उसके बाद में याहिया खान ने ली। उसके बाद में जियाउल हक वहाँ के जो है सैनिक शासक बने थे। और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को अपदस्थ करके जो है 1999 में आपको याद होगा कारगिल का युद्ध हुआ था, तो उन्होंने भी जो है वो सरकार जो है वो अपने हाथ में ले ली थी। तो जनता द्वारा निर्वाचित सरकारों को हटा करके ये सैनिक तानाशाह जो है स्वयं वहाँ शासक बन जाते हैं और एक इस तरीके का सिस्टम वहाँ पे चल रहा है। तो लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ वहाँ पे देखने को मिलती नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि 2013 में जब नवाज शरीफ की सरकार बनी थी, लोकतांत्रिक एक सरकार की स्थापना हुई थी उनके नेतृत्व में, और 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले पर पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहरा दिया गया था। उन्हें पद से हटाते हुए 10 साल की सज़ा का आदेश हुआ था। और जुलाई 2018 में पाकिस्तान में फिर से जो आम चुनाव हुए, तो उन आम चुनावों में इमरान खान के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी। हालांकि वो सरकार भी ज़्यादा समय नहीं रह पाई और इमरान खान को अपदस्थ करके वहाँ पे फिर से जो है दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए। और फिलहाल इमरान खान को भी जो है वो जेल में डाल दिया गया है। ठीक है, इनको गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया गया है और फिलहाल जो है ये इमरान खान भी पाकिस्तान की जेल में बंद है। तो ये हमने देखा वहाँ पे लोकतंत्र और सैनिक शासन जो है वो किस तरीके से चलता आ रहा है। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले कौन कौन से कारण हैं। आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं चल पा रहा है, जबकि भारत में शुरू से लेकर के आज तक बिल्कुल एक सही सिस्टम के साथ भारत में लोकतंत्र चल रहा है। तो देखो, एक तो क्या होता है कि पाकिस्तान की राजनीति में सेना का हस्तक्षेप, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप, बल्कि यूँ कहें कि सेना ही कंट्रोल करती है वहाँ की राजनीति को। फिर है राजनीति में कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं का भी दबदबा है। वहाँ पे जो है इस प्रकार के जो धार्मिक नेता हैं वो भी अपना दबदबा रखते हैं। उसके बाद में कुछ विदेशी ताकतों का भी हस्तक्षेप है, विशेष करके चीन का। तो चीन वहाँ पे फंडिंग करता है और अपने हिसाब से नीतियाँ बनाने के लिए वो भी वहाँ पे दबाव डालता है। तो ये भी एक कारण रहता है। और फिर राजनीतिक दलों और नेताओं की संकीर्ण स्वार्थ। तो इन सभी कारणों की वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र सफलतापूर्वक नहीं चल पा रहा है। आगे बढ़ते नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न रह पाने के कारण क्या है। तो देखो, यहाँ पे हम देखेंगे कि पाकिस्तान में एक तो क्या होता है कि जो सैनिक ताना, सबसे बड़ा कारण तो यही है सेना। तो सेना क्या करती है कि सेना जो है सैनिक शासकों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसका तख्ता पलट कर दिया जाता है। पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र स्थायी रूप से कार्य नहीं कर पाया है। यहाँ पे सेना हमने बात करी क्योंकि ऊपर भी हम देख चुके हैं, वही कारण है। सेना है, धर्मगुरु है, भूस्वामी है, अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। ये कारण जो है वो वहाँ पे लोकतंत्र को सफलतापूर्वक नहीं चलने देते। इसके कारण निर्वाचित सरकारों को गिरा करके सैनिक शासक वहाँ पे सैनिक शासन कायम हो जाता है। पाकिस्तान की भारत के साथ हमेशा से तनातनी रही है और यही कारण है कि वहाँ के सैनिक शासक या फिर वहाँ की जो सरकार, वहाँ के जो राजनीतिज्ञ है, वो लोगों को भड़काते हैं, भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। और इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं कि उनके आपसी मुद्दे तो कुछ है नहीं, विकास के नाम पर वो वोट नहीं लेते, वो अपनी प्रगति के नाम पर वोट नहीं लेते, बल्कि भारत के खिलाफ भड़का करके लोगों को जो है बरगला करके और सत्ता में आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उनके पास कुछ अपना प्रोजेक्ट ही नहीं होता है, तो किस आधार पर शासन चलाएंगे। तो फिर सेना क्या करती है, उन्हें हटा देती है। तो सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ पे वो दिशाहीन है, उनके पास दिशा नहीं है, जिसका फायदा उठा करके यहाँ के सैनिक शासक या फिर धर्मगुरु जो हैं, ये लोकतांत्रिक या चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार में खोट दिखा करके यहाँ की जनता को बताते हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में है और सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि पाकिस्तान में अधिकांश संगठनों के द्वारा सैनिक शासन को जायज़ ठहराया जाता है। और उसके बाद पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी हासिल नहीं है, इसलिए भी वहाँ पे जो है वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल पाती और इस वजह से सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिलता है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने, पहले क्या हुआ था कि अमेरिका ने खुद ने, और विशेष करके अमेरिका ने ही वहाँ पे पाकिस्तान का सपोर्ट किया था अपने स्वार्थ की खातिर। तो अपने स्वार्थों की वजह से इन्होंने गुजरे वक्त में
पाकिस्तान को पाकिस्तान के सैनिक शासन को बढ़ावा दिया था। तो वो कारण भी रहा है और इस तरीके से जो है उनको एक मौका मिल गया है कि इस तरीके से अपन सत्ता हासिल कर सकते हैं। तो ये लोग जो है वो कर लेते हैं और ऐसा करके इस तरीके से पाकिस्तान में जो वो चल रहा है शासन। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम आगे देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध कैसे हैं। ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ये अपना दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने पहला वीडियो कंप्लीट किया था और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, RISE। इस ऐप में डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको विभिन्न कोर्सेज मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस का कोर्स मिलेगा, उसमें कंप्लीट सारे के सारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर वाइज हमने लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट कोर्स तैयार किया है और प्रत्येक चैप्टर में आपको इस चैप्टर की जो नोट्स है, इस नोट्स की PDF मिलेगी। उसके बाद में उस PDF से रिलेटेड जो वीडियोज़ होता है, जैसे अपन ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये वीडियो वहाँ पर आपको मिलेगा। वहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपनी तैयारी को परख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे और आपको वहाँ पे MCQs टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मिलेंगे। इसके अलावा हमारी लाइव जो क्लास रहती है, जिस दिन हमारी सब्जेक्ट वाइज लाइव क्लास रहेगी, जैसे पॉलिटिकल की है तो पॉलिटिकल की, हिस्ट्री की है तो हिस्ट्री की, तो वो लाइव क्लास भी आपको वहाँ पर मिलेगी। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर आपको अवेलेबल करवाते हैं मात्र 99 रुपये में। 1 साल की वैलिडिटी, पूरे वर्ष की, पूरे साल की वैलिडिटी ओनली 99 रुपये में हम ये कंप्लीट कोर्स आपको दे रहे हैं। जब तक आपकी एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक। तो आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो जरूर करिए, ओनली 99 रुपये, ठीक है। 99 रुपये में इतना सस्ता कोर्स आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो हम केवल 99 रुपये में आपको ये कोर्स दे रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर में ये सारी चीज़ें मिलेगी। इतनी सारी चीज़ें आप जरूर एक बार ट्राई करिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर हमारे वीडियोज़ की हम नोटिफिकेशन जारी करते हैं, वहाँ पर हम PDF हम शेयर करते हैं आपके साथ में। हम जो वीडियोस करते हैं उसकी PDF हम वहाँ पे शेयर करते हैं। सारी PDF एक साथ आपको ऐप में मिलेगी, ठीक है। तो टॉपिक वाइज जैसे आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उसकी PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे डालते हैं। तो उसके लिए अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है, मैं आपको भी थोड़ी देर के बाद नंबर दे दूंगा। उस नंबर पर आप हमें मैसेज करोगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, तो आप हमें जो मैं नंबर दूंगा आपको, उस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हो। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी अपनी कोई भी क्वेरी डाल सकते हो, तो आपको जो है वो वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों नेक्स्ट भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं इन पर हम बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में हम बात करेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध रहे हैं ये विवाद के कई सारे मुद्दे हैं और शुरू से ही, मतलब जब से देश आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ 1947, तब से लेकर के विवाद के कई मुद्दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे विवाद के मुद्दे कौन कौन से हैं, इसके बाद में समझौते कौन कौन से हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद के जो मुख्य बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक मुद्दा तो है नदियों के पानी का विवाद, जिससे सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, आपको याद होगा 1960 में। तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ है जिसे सिंधु नदी जल समझौता कहते हैं। इस समझौते के तहत 3 नदियां, सिंधु, झेलम और चेनाब। वैसे आपको अगर बताऊं मैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये सिंधु नदी है, फिर झेलम है, फिर चेनाब है, सिंधु, झेलम, चेनाब, फिर रावी, व्यास और सतलज। तो इस तरीके से 6 नदियां हैं। तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, उन नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान को देने की बात हुई है समझौते के तहत, क्योंकि नदियां सारी भारत से निकलती हैं, भारत के जम्मू कश्मीर से निकलती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। और बाकी जो नीचे वाली जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चेनाब पाकिस्तान में, और उसके बाद रावी, व्यास और सतलज, ये जो 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों का पानी भारत यूज करेगा, ऐसा समझौता जो है वो इन दोनों के बीच में हुआ है। तो देखो 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब को पाकिस्तान की नदियों के रूप में, जबकि सतलज, रावी और व्यास पर भारत के नियंत्रण को स्वीकार किया गया है। इस समझौते के द्वारा भारत को पाकिस्तान की नदियों पर जल के सीमित प्रयोग का अधिकार दिया गया है। यह कहा गया है कि जो ऊपर की जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इन नदियों का सीमित पानी भारत यूज करेगा, ज़्यादा यूज नहीं कर सकता। भारत उन नदियों पर पुल नहीं बनाएगा। हालांकि भारत
से होकर के वो नदियाँ जाती है, लेकिन समझौते के तहत ऐसी बात हुई है। तो एक तो ये रहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में नदियों का विवाद है। दूसरा है शरणार्थियों की समस्या। ठीक है, शरणार्थी समस्या ये विशेष करके जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो एक प्रकार से ज्वलंत मुद्दा था। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद बहुत बड़ा मुद्दा है। जम्मू कश्मीर भी इस वजह से है, सरक्रिक की जो सीमा है वो भी इसी वजह से है। तो सीमा विवाद को अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कुल 4 राज्यों की सीमाएं जो है वो मिलती है। भारत के 4 राज्य हैं, एक पंजाब है, दूसरा राजस्थान है, और पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है और जम्मू कश्मीर है ना। इसके अलावा जम्मू कश्मीर है। तो ये 4 राज्य हैं। पाकिस्तान के साथ गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित सरक्रिक, ये एक लंबी चौड़ी पट्टी है। सरक्रिक सीमा रेखा को लेकर के विवाद चल रहा है। सरक्रिक सीमा रेखा न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत अहम हिस्सा है, बल्कि ये गुजरात राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टोटल 96 किलोमीटर लंबा ये इलाका है जहाँ पे भारत और इन पाकिस्तान के बीच में, दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे जम्मू कश्मीर का विवाद। जैसे आपको सबको पता होगा, तो जम्मू कश्मीर जो है इसमें क्या हुआ था कि ये भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। सारी चीज़ें अगर आप इस तरीके से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की भी जान लेते तो आपको याद रहेगा। और एक बार इस प्रकार के आपके नोट्स आपने पढ़ लिए तो कंप्लीट आपको चैप्टर दोबारा आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड तक आपको एग्जाम तक याद रहेगा। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के विवाद की। तो 24 अक्टूबर 1947 की बात है, पाकिस्तान ने क्या किया कि कबीलों को भेज करके वहां पे अधिकार करवा लिया। तो उनके कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया। तो उसके बाद कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में तब से मुद्दा बना हुआ है। इस हमले के बाद कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने का फैसला किया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में आमने सामने से युद्ध शुरू हो गया। भारत इस मुद्दे को लेकर के उस समय जो है वो संयुक्त राष्ट्र में चला गया, और संयुक्त राष्ट्र ने इस मुद्दे को क्या किया कि मध्यस्थता करते हुए कहा कि भाई युद्ध विराम कर दिया जाए, फिलहाल जहां पे यथास्थिति बनाए रखें इसे। और इस तरीके से क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जिस कब्जे को अपना हथिया लिया था, जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो इलाका अभी भी पाकिस्तान के पास में है। तो भारत चाहता है कि भाई हमारा इलाका हमें वापस दे दिया जाए, जबकि पाकिस्तान हथकंडे अपना करके भारत का जो कश्मीर है उसको भी वो अपने अधीन विलीन करना चाहता है। तो यह है जम्मू कश्मीर का विवाद जो कि अभी भी चल रहा है फिलहाल। उसके बाद बात करेंगे कश्मीर में चरमपंथी उभार। तो जैसे कश्मीर में 1990 में के दौरान तो ये इन्होंने पूरी सीमाएं लांघ दी थी, और उसके बाद लगातार आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं। तो ये मुद्दा है। उसके बाद अपन देखेंगे आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करता है। तो आतंकवाद को भारत के विभिन्न राज्यों में हमले जो करवाता है पाकिस्तान, ये मुद्दा भी है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा भी है, और सरक्रिक विवाद जो है हमने अभी देखा था, ये एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो कि विवाद जो है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौते कौन कौन से हुए थे। तो देखेंगे समझौतों की बात करते हैं। तो देखो, एक तो हुआ था सिंधु नदी जल समझौता, 1960 में हुआ था। ठीक है, तो इस पर हमने बात कर ली है, सिंधु समझौता क्या था। उसके बाद हम देखेंगे ताशकंद समझौता। तो आपको याद होगा 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के बाद में 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद में एक समझौता हुआ था। ठीक है, ये आपको कंप्लीट इस नोट्स में मिल जाएगा। तत्कालीन भारत, उस समय भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान। नेक्स्ट हुआ था फिर शिमला समझौता। तो 1971 में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के बाद 1972 में एक शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऐसे भी आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद में फिर एक नॉन न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था 1988 में, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नॉन न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था। और उसके बाद लाहौर घोषणा पत्र हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ। तो इनके बीच में जो है ये जो है एक शिमला नहीं, ये लाहौर घोषणा पत्र हुआ था। और इस लाहौर घोषणा पत्र के तहत फिर एक बस सेवा भी शुरू करी थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये मुद्दा था। और हाँ, ठीक है, और इसके बाद में फिर लाहौर बस सेवा करी थी। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में सैन्य संघर्ष। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी तक
अगर हम बात करें तो 4 युद्ध हो चुके हैं, है ना, 4 युद्ध हुए हैं। छोटी मोटी झड़पें तो कई हुई हैं, लेकिन अगर बड़े युद्धों की बात करें तो पहला युद्ध हुआ था 1947-48 में, दूसरा 1965 में हुआ था, तीसरा 1971 में हुआ था और चौथा 1999 में हुआ था। ठीक है, 1965 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद में ताशकंद समझौता हुआ था, 1971 में जो युद्ध हुआ उसके बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ था, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है, ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल जो है वो कारगिल, तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को हटा करके वहाँ पे सेना का शासन स्थापित किया था और फिर कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। तो ये 4 युद्ध हो रखे हैं। अगर प्रश्न बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी कितने युद्ध हुए हैं, तो आप लिखेंगे 4 युद्ध हुए और सन भी आप लोग याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में सहयोग की संभावना वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सहयोग के कई सारे क्षेत्र हैं, कई संभावना है। पहला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हम अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समानता है। सांस्कृतिक समानताओं की अगर बात करें तो जैसे फिल्म है, भारतीय फिल्मों में काम करने के लिए कई सारे पाकिस्तानी अभिनेता अभिनेत्रियां यहाँ पे आती है, गाने हैं, नाटक हैं आदि। इसके बाद क्रिकेट खेल के क्षेत्र में अगर बात करें तो जैसे क्रिकेट है ना, फिलहाल भी क्रिकेट के मैच फिर एक बार शुरू हुए चल रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसी प्रकार के जैसे हॉकी आदि। फिर व्यापार के क्षेत्र में अगर बात करें तो कपास, प्याज, सॉफ्टवेयर, मसाले आदि आदि जो है वो इनका जो व्यापार भी है वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। और इसमें और भी संभावना है, अगर मिलजुल करके बैठ करके अगर बातचीत करें तो इसमें हो सकता है। फिर गरीबी उन्मूलन है, विकास, लोकतंत्र की दृढ़ता इत्यादि के लिए दोनों देशों के बीच में सहयोग वृद्धि की आवश्यकता है। तो ये हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में, और साथ ही साथ हमने देखा पाकिस्तान के सैनिक शासन के बारे में, पाकिस्तान में लोकतंत्र के बारे में। तो बच्चों, तो ये पाकिस्तान हमारा कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट जो है वो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश को अपन नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी उसमें पढ़ेंगे। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के, उसमें हम इसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि जितने भी कंप्लीट जो चैप्टर्स हम कर रहे हैं इनके नोट्स अगर आप चाहिए, आपको नोट्स आपको मिलेंगे PDF में। तो ये नोट्स हैं, उसके बाद जितने जो वीडियोज़ होते हैं ये वीडियोज़ आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं आप दे करके अपनी तैयारी जान सकते हैं, और लाइव क्लासेस हमारी रहती हैं। इन लाइव क्लासेस के लिए और इन सब के लिए अगर आप हमारे एक साथ ये सारा कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो सिर्फ 99 रुपये में हम आपको ये पूरा कोर्स दे रहे हैं, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप ये कोर्स ले सकते हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अलावा ज्योग्राफी, हिंदी, कंपलसरी हिंदी साहित्य, इंग्लिश, हिस्ट्री, सारे कोर्सेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जरूर एक बार ट्राई करिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना एक नंबर दूंगा जो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पे टेलीग्राम पर मुझे आप टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9079622989। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो हमारे जो व्हाट्सएप की लिंक है वो आपको मिलेगी, उससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम ये PDF शेयर करेंगे आपके साथ, और एग्जाम से रिलेटेड जो आपकी सूचनाएं होती है वो वहाँ पर शेयर करते हैं। और हमारी जो लाइव क्लास होती है एवरीडे 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, उस लाइव क्लास की लिंक भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप लाइव क्लास में हमारे साथ ज्वाइन होकर के जो टॉपिक वाइज MCQs होते हैं वो हम सॉल्व करते हैं। तो आप लाइव क्लास में जो है वो MCQs हल करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।